हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो नंबर थर्ड ऑफ अ चैप्टर सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे हमने मेनली देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड के अंदर, सॉलिड की किसी लिक्विड के अंदर, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जिसमें फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने बात करी थी कि जैसे अगर हम NaCl को ले लें, या हम बात करें शुगर की, ठीक है, तो इनको अगर हम चाहें तो कि हम एक पोलर लाइक बेंजीन के अंदर अगर हम इसे डिज़ोल्व करना चाहें तो ये हमारा बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, बट ये वाटर के अंदर बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि NaCl है या शुगर है, ठीक है, ये कैसे सॉल्यूट है? ये एक पोलर नेचर के सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट है, और ये एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ही ये डिज़ोल्व होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि वाटर जो है वो हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, तो NaCl, शुगर, ये सारे वाटर के अंदर तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो नेचर है, बेंजीन जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ओके, इन द सेम वे अगर हम चाहें कि नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंथ्रासीन हो गया, ये हमारा नेफ्थलीन हो गया, इसको हम बेंजीन में तो ईजिली डिज़ोल्व कर सकते हैं, बट इसे हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते वाटर के अंदर। रीज़न अगेन यही है कि एंथ्रासीन और नेफ्थलीन जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो इसे हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व कर सकते हैं, लाइक बेंजीन में। वाटर, क्योंकि ये एक पोलर नेचर का सॉल्वेंट है तो इसके अंदर हम इसे डिज़ोल्व नहीं करते। सेकेंड फैक्टर था हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने देखा था कि दो पार्ट में हमने इसे क्लासिफाई किया था, एक था एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और वहाँ पे हीट इवॉल्व हो, वो रिएक्शन कैसी कहलाती है? एक्सोथर्मिक, जहाँ पे डेल एच जो है वो नेगेटिव है। इस केसेस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो हमारी डिक्रीज़ होती है। ओके, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर जब हम किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो हमें एक अमाउंट जो होता है, एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है हीट, वो हमें देना होता है उस सिस्टम को इसके अंदर डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल एच जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ टेम्परेचर को T से, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। ओके, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। फॉर एक्सोथर्मिक, डेल एच नेगेटिव, तो यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ओके, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल एच जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे हम सिस्टम को हीट देते हैं सो डैट कि वो रिएक्शन प्रोसीड करे। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ओके, ये हो गया। ओके, अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता, होता भी है तो बहुत ही कम होता है, जिसको हम एक तरीके से जो निग्लेजिबल ही होता है, नो इफेक्ट। ओके,
अब इस क्लास में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। यहाँ पे जो गैस है वो हम एज एन सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं, ओके, जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट में। अब ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर एंड द लास्ट वन इज प्रेशर। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखो, हर एक जो गैसेस होती हैं वो पर्टिकुलर किसी एक सॉल्वेंट के अंदर इक्वली डिसॉल्व नहीं होती, सेम एक्सटेंट तक डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। मैनी गैसेस, इसको मैं इस तरीके से सुना, मैनी गैसेस डू नॉट डिसॉल्व टू द सेम extent in the same solvent। ओके, बहुत सी गैसेस होती हैं जो बहुत ही ईजिली, बहुत रेडियली डिज़ोल्व कर जाती होंगी किसी सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन दूसरी गैसेस वो डिज़ोल्व नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें N2O2, ठीक है, ये सारी जो होती है जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये बहुत ही लेस, एक कह सकते हैं एक एक्सटेंट तक ये डिज़ोल्व होती है। इसको कम्प्लीटली हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाते। बट उसी में अगर हम बात करें HCl की, अमोनिया की, NH3, तो ये रेडियली डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखो, वाटर अगर इसका हम केमिकल फॉर्मूला लिखें क्या होता है, H2O, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये NH3 है, ये यहाँ पे इसके हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। HCl जो है इनके ये हाइड्रोक्साइड, ये इससे एक केमिकल रिएक्शन कर जाती हैं ये सारी गैसेस। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दोज गैसेस which can react with solvent are more soluble than others। अब इसका एग्जांपल है लाइक NH, अमोनिया, ये वाटर के अंदर रेडियली डिसॉल्व कर जाती हैं, ठीक है, डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of a gas in liquid decreases। ये ट्रेंड देखा गया है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है, किस केस में, गैस के फॉर्म में, जब हम किसी गैसेस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम जनरल
एक ऐसी रिएक्शंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि जब हम किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो रिएक्शन जो है वो इस तरीके से प्रोसीड होती है कि वहाँ पे हीट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। डेल्टा एच जो होता है वो वहाँ पे नेगेटिव होता है। ओके, एंड एज वी नो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल कि जिस किसी रिएक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और लास्ट केस में भी हमने बात की, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस। इनकी केस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। ये एक्सेप्शन है और ये हमें याद होनी चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है बिकॉज इसी में हम आगे पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। एंड हेनरीज लॉ से अक्सर ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि लाइक सम टाइम की डिफाइन कीजिए हेनरीज लॉ क्या होती है, ठीक है, या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखो, प्रेशर के बारे में एक चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज करती है। ओके, and this is also according to Le Chatelier's principle. ओके, अब ऐसा होता क्यों है इस बारे में हम देखते हैं। इसके लिए कंसीडर अ कंटेनर। ओके, इसका ये पिस्टन है और इसके ऊपर हमने कुछ वेट डाल रखा है W1। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर कुछ जो हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी हैं एंड सॉल्यूट दोनों हैं इसके अंदर। ओके, ये हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ सॉल्यूट्स पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे सरफेस पे हैं और कुछ ने पूरा स्पेस जो है, पूरा वॉल्यूम जो है इस कंटेनर का उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इन गैसेस को स्टार्ट करते हैं डिज़ोल्व करना सॉल्वेंट के अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस के वो तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं एंड कुछ इधर उधर। एज वी नो कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स में आपस में वो निग्लिजिबल होता है। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि जिस रेट से जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर हैं या जो कि ये इस फेस में है, इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो जिस रेट से इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रही हैं उसी रेट से जो ये डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो सरफेस पे आ रहे हैं। ओके, मतलब वो इस सॉल्यूशन फेज से लीव कर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, अब इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, या हम इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहीं पे सेम डायग्राम है ये, हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते हैं। ओके, पहले ये W1 था, अब इसे W1 और W2 हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेट हमने बढ़ा दिया है, पहले से W1 था, अब हमने W1 एंड W2 कर दिया। वेट बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, जो इसकी वो जो वॉल्यूम था, ठीक है,
पिस्टन के ऊपर जब हमने वेट बढ़ाया तो क्या हुआ, वॉल्यूम उसके कम हो गया। वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हुआ, जो ये मॉलिक्यूल्स जो पहले हर जगह पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड थे, हर जगह पे फैले हुए थे गैसेस मॉलिक्यूल्स, उनको अब कम स्पेस रह गया। अब वो कम स्पेस में हैं तो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व कर रहे हैं। ओके, एंड इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हेनरी, एंड इसी चीज़ को विलियम हेनरी जो कि एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप दी है। Quantitative relationship between the solubility of the gases in liquid and the pressure. Okay, and according to Henry's law, the mass of a gas dissolved per unit volume of the solvent, okay, at constant temperature, यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, पहले क्या था, पहले ये कंटेनर था, ये पूरा वॉल्यूम था इसका। अब हमने क्या कर दिया, जब हमने इसका वॉल्यूम कम कर दिया तो गैसेस जो थी, पहले पर यूनिट अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इतने में जितनी गैसेस थी इस पूरे रीजन में, अब क्या हो गया, ये रीजन कम हो गया। तो यहाँ पे जो अब ये जो गैसेस होंगी, जो नेक्स्ट केस में जब हमने प्रेशर मतलब कि वॉल्यूम कम कर दिया तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैसेस डिसॉल्व होंगी वो बढ़ जाएंगी। और यही ये लॉ कहता है, द मास ऑफ अ गैस dissolved per unit volume of the solvent and constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. Okay, and इसी चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, m is directly proportional to p. m is the masses of the gas dissolved per unit volume, okay, and p is the pressure of the gas. अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे हम एक नया कांस्टेंट लगाते हैं k, तो m इज इक्वल टू k इंटू पी, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, एंड ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें तो ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।